हेलो बच्चों, ये बोर्ड का ऑफिशियल पेपर है वर्ष 2023 का। इसका हम पूरा सोल्यूशन कराएंगे और आपको वीडियो लास्ट तक देखना है। दिए गए निर्देश आप पढ़ लीजिएगा। पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि फ्रांस की क्रांति कब प्रारंभ हुई। इसका आंसर बच्चा बच्चा जानता है, 1789 में हुई थी। अब फ्रांसीसी क्रांति के समय लुई 16वें का शासन था और इसकी पत्नी का नाम क्या था बेटा? तो मैरी एंटोइनेट था। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन है कि नेपोलियन संबंधित था। तो नेपोलियन का संबंध बेटा कहां से था? फ्रांस से था। और नेपोलियन 1804 में फ्रांस का सम्राट बना था और 1804 में ही इसने क्या किया था? नेपोलियन संहिता लागू की गई थी। बेटा फ्रांस ही एकमात्र ऐसा देश है जो विकसित देश है। जर्मनी के एकीकरण में ऑटो हन बिस्मार्क ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इटली के एकीकरण में जोसेफे मेसनी और गैरीबाल्डी और क्या बोलते हैं आपके काउंट कावूर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर की जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी? तो इसका आंसर बच्चा बच्चा जानता है, 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। ठीक है बेटा, जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगला क्वेश्चन है कि वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? तो आपको पता है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या चटर्जी। ठीक है। अविंद्रनाथ टैगोर कौन है बेटा? तो अविंद्रनाथ टैगोर वो व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत माता की पहली तस्वीर बनाई थी। अगला क्वेश्चन है कि पांचवा नंबर की आईएमएफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी या कब हुई थी? तो इसका आंसर है 1945 में आईएमएफ की स्थापना हुई थी बेटा। और आईएमएफ का बेटा मुख्यालय कहाँ पे है? तो वाशिंगटन डीसी में है। कहाँ पे है इसका? वाशिंगटन डीसी में मुख्यालय है बेटा, याद रखिएगा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष इसका पूरा नाम है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 6वां कि भारत में कितने संघ राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है? तो आपको पता है 8 केंद्र शासित प्रदेश है और 28 क्या है? राज्य है बेटा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि संघीय शासन प्रणालियों में शक्तियों का विभाजन किसके किसके बीच में होता है? तो बेटा आपको पता है कि केंद्र एवं राज्यों की इकाइयों के बीच में होता है, या दो या दो से अधिक स्तरों पर होता है जहां पे संघीय शासन व्यवस्था है। जैसे भारत में बेटा इस तरीके की व्यवस्था है, संघीय शासन व्यवस्था है। और एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जहां पे संघीय शासन व्यवस्था नहीं, उन देशों के नाम बताइए। तो आप इनको भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, संघवाद वाला जो लेसन है वहां से। अगला क्वेश्चन है कि वियना की संधि कब हुई थी? तो वियना की संधि बेटा 1815 में हुई थी। कब हुई थी? 1815 में हुई थी। ठीक है। और 1915 को महात्मा गांधी जी भारत आए थे। ठीक है। 1814 में बेटा क्या हुआ था? कुछ बता सकते हैं आप? चलिए कमेंट करिए। 1916 में क्या हुआ था? ये सब कमेंट करिए। ठीक है। और 1817 में 1917 में क्या हुआ था? ये भी कमेंट करिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर है इसका 1992 में भारत की पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी। ठीक है बेटा। और पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 33% या 1/3 आरक्षण दिया गया है 1992 में ही। इसका आंसर 1992 हो जाएगा। 1992 में ही बेटा रियो डी जेनेरियो या में पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। इस बात को भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10वां कि निम्नलिखित में से क्या भारतीय लोकतंत्र के सम्मुख चुनौती है? तो क्षेत्रीय असंतुलन ये भी चुनौती है, सामाजिक तनाव व हिंसा ये भी चुनौती है, दल बदल ठीक है ये भी चुनौती है। तो इसका आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो बेटा जो लौह अयस्क संसाधन है अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनको हम पुनः नहीं बना सकते हैं। क्या कहलाते हैं? अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। बेटा आपको क्या करना है? नवीकरणीय, अनवीकरणीय, ठीक है, चक्रीय, ठीक है, संभावी, ये सभी संसाधन क्या कर लेने? पढ़ लेने। जैव अजैव ये सब संसाधन पढ़ लीजिएगा। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन हर बार पूछ लेता है। ठीक है। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, गैर परंपरागत स्रोत, ये सब भी पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? तो आंसर है इसका महाराष्ट्र। और काली मृदा में कौन सी क्या सबसे ज्यादा उगाया जाता है? तो कपास, याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? तो बेटा जो दालें होती है फलीदार फसलें होती है। ठीक है बेटा। रबी फसलें क्या होती है, खरीफ फसलें क्या होती है, ये भी पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो इसका आंसर क्या है बेटा? यूरेनियम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? तो आपको पता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार को ये दर्शाता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सामान्यतः किस देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो बेटा प्रति व्यक्ति आय, जिसको हम लोग पीसीआई बोलते हैं, पर कैपिटा इनकम, औसत साक्षरता दर, इसको भी ध्यान में रखते हैं। और लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, इसको भी ध्यान में रखते हैं। ठीक है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। और बेटा एक यूएनडीपी है, ये विकास की रिपोर्ट जारी करती है। और 2018 के अकॉर्डिंग भारत का जो स्थान था 130वां था। और अपने पड़ोसी देशों की बात करें
तो श्रीलंका की स्थिति भारत से बेहतर है, ये क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, ये देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में पड़ोसी देशों में मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? श्रीलंका। ठीक है, और मानव विकास जो रिपोर्ट है ये कौन जारी करता है? तो यूएनडीपी जारी करता है। कौन जारी करता है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन है बेटा कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के विभाजन का आधार क्या होता है? तो उद्यमों का स्वामित्व यानी अधिकार, यानी एक प्रकार से मालिकाना हक। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र क्या होते हैं इनको पढ़ लीजिएगा, निजी क्षेत्र क्या होते हैं इनको पढ़ लीजिएगा। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन है कि स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधी अधिकार निर्णय लिए जाते हैं। तो बेटा कौन लेते हैं? जो सदस्य होते हैं एनजीओ के, वही इसमें निर्णय लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है? प्राकृतिक को याद रखिए प्राथमिक, तो प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएंगे। ठीक है, तृतीय क्षेत्र में क्या आएंगे? तो तृतीय क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, सर्विस सेक्टर बोलते हैं। सेवा से मतलब जैसे टीचर क्या है? सेवा देता है। डॉक्टर क्या है? सेवा देता है। ठीक है, इंजीनियर क्या है? सेवा देते हैं। तो तृतीय क्षेत्र से ये है तृतीय क्षेत्र, सॉरी ये रहा तृतीय क्षेत्र। हाँ ठीक, एमसीक्यू समाप्त हो गए। अब आपको कॉपी कैसे लिखनी है मैं आपको ये बताऊंगा। ठीक है बेटा, अब आपको कॉपी कैसे लिखनी है हम आपको ये बता रहे हैं। देखो बेटा, ये आप जो देख पा रहे हैं ये बोर्ड के ऑफिशियल टीचर जो चेक करने जाते हैं कॉपियां, ये उन्होंने लिखी है। ठीक है, आप देख सकते हैं इस तरीके के वहां पे हम लोगों को फॉर्मेट मिलता है और वहां पे इसी तरीके से पहले हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद कॉपियां चेक की जाती है। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ से सेक्शन 20 शुरू हो रहा है, वर्णात्मक प्रश्न। ठीक है, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि ऑटो वन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है? 2 कारण लिखिए। तो बेटा बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, ये देखो कितना, 1 कारण और 2 कारण, दोनों कारण यहाँ पे क्या कर दिए गए हैं? लिख दिए गए। इसी तरीके से आपको अपनी कॉपी लिखनी है, टू द पॉइंट लिखा गया है, आपको भी टू द पॉइंट लिखना है। ठीक है, ये देखिए खंड व वर्णात्मक प्रश्न। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन था कि कॉर्न लॉ को निरस्त होने के बाद ब्रिटेन की खाद्य समस्या का हल किस प्रकार हुआ? स्पष्ट कीजिए। तो देखिए ये अथवा वाला क्वेश्चन इस तरीके से लिखा गया है, आप इनका क्या कर लीजिए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए और इसका आंसर इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, जातिवाद वह संकीर्ण विचारधारा जो अपने ही जाति को उच्च व श्रेष्ठ समझकर उसी की भलाई अथवा महिमा मंडन करता है। तो ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़ लीजिएगा। ठीक, इसी तरीके से आपको लिखना है। देखिए बहुत ज्यादा नहीं लिखा गया। ठीक है, आपको भी एक पेज में क्या कर देना है? वर्णात्मक प्रश्न समाप्त कर देना है। ठीक ठीक, इसी का अथवा वाला देखिए आप, लोकतांत्रिक शासन एक उत्तरदायी शासन है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। अब ये देखिए अथवा वाला है, यहाँ से देख पा रहे हैं आप, इसका भी आप क्या कर लीजिए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए और 4 अंक आपको क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 आप देख पा रहे होंगे, 23 का आंसर ये रहा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी तरीके से लिखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, इसी का 23 का अथवा वाला ये रहा, भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर टिप्पणी लिखें। तो ये देखो टिप्पणी लिखी हुई है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम अगर पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और टाइम आपके पास कम है। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर ये रहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है? तो ये इसका आंसर लिखा, आप इसका भी क्या कर लीजिए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कोशिश करिएगा कि आप ग्राफ बना दीजिए इस तरीके से, ट्रायंगल, चतुर्भुज। ठीक है, अब इसी का अथवा वाला देख लीजिए, तृतीय क्षेत्रक अन्य क्षेत्रकों से कैसे भिन्न, उदाहरण देकर बताइए। तो तृतीय क्षेत्रक ये रहा, देखिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 से आपके वर्णनात्मक प्रश्न शुरू हो जाएंगे, जिनको आपको 150 शब्दों में लिखना होगा। ठीक है, 25 नंबर पढ़िए आप, जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया के बारे में संक्षेप टिप्पणी लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 25 बेटा ये रहा, देखिए इस तरीके से आपको क्या कर लेना है? टिप्पणी कर देना है। ठीक है, और कोशिश करिएगा टू द पॉइंट लिखने का प्रयास करें। इसी का अथवा वाले का आंसर ये रहा। ठीक है, ठीक बेटा, यहां से लेकर यहां तक देखिए लिखा गया है और इसी का अथवा ये था, भारत में स्वतंत्रता संघर्ष में गांधी जी के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। ठीक बेटा, क्वेश्चन नंबर 26 ये रहा और 26 का आंसर बेटा ये रहा। अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपने ले लिया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 आपको दिखाते हैं। देखिए ये रहा, देख पा रहे हैं आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आपने इसको देख लिया होगा। अब हम क्या करते हैं, आपको बेटा मैप वाला पोर्शन दिखाते हैं, इसी तरीके से आपको करना है। अब यहाँ से मैप वाला सेक्शन शुरू हो रहा है। मैप कैसे भरना है अब आपको बताते हैं। मानचित्र संबंधित कार्य कैसे करना है, आपको प्रश्न सॉल्व कैसे करना है। पहले आपको एक प्रश्न दिया होगा, जैसे पहला प्रश्न है विवाद स्थान जहां पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव रखा गया था, तो आधा नंबर आपको सही आंसर बताने का मिलेगा, इसी वजह से ये लिखा हुआ है, और आधा नंबर आपको इस तरीके से सही जगह लोकेट करने का मिलेगा। आगे पीछे हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बेटा यहाँ की जगह आप यहाँ लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। आप आगे पीछे थोड़ा बहुत हो जाए और इसी तरीके से आपको लिख देना है, इस तरीके से लिख दीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर क्या था, 29वें के का पहला, तो ये आप इस तरीके से नंबरिंग डाल देंगे। इस तरीके से आप सारे प्रश्नों को क्या करेंगे,
सॉल्व कर लेंगे। ठीक बेटा, आप देख लीजिए मैंने इस तरीके से मैप को क्या कर दिया है, भर दिया है, ताकि आपका समय बच सके बेटा। ठीक बेटा, चलिए इस प्रकार से देखिए जियोग्राफी वाले क्वेश्चनों को मैप में आपको ऐसे करना है, देख लीजिए आप। ठीक, और इनको भी आपको भर देना है इसी प्रकार से। इस तरीके से हमने आपको पूरा पेपर सॉल्व करवा दिया है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो थोड़ी बहुत गलतियां हो गई बोलने में उसको माफ कर दीजिएगा। पहली बार इस तरीके का वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।